डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.36, a small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2, so that if it is positive, charge will necessarily flow from sphere to the shell when the two are connected by a wire, no matter what the charges q2 on the shell is. शेल, बाहर वाला शेल, शेल का मतलब खोखला, और अंदर वाला स्फीयर बोला है, स्फीयर चाहे वो खोखला हो या सॉलिड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है r1 और इस पर आपको चार्ज गिवन है q1। इट इज सराउंडेड बाय अ शेल, शेल का मतलब खोखला गोला। इट इज सराउंडेड बाय अ शेल, इसके चारों तरफ ये एक्चुअली रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? एक शेल के अंदर रखा हुआ है। ये शेल हो गया। इस शेल की रेडियस है r2 और इस शेल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है। इस पर कितना चार्ज है? q2। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अगर इन दोनों शेल्स को हम एक वायर से कनेक्ट कर दें, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो जितना भी चार्ज है q1 वो फ्लो कर जाएगा बाहर वाले स्फीयर पर। शेल स्फीयर का चार्ज, जो अंदर स्फीयर है, इसका चार्ज फ्लो कर जाएगा बाहर वाले शेल पर। इससे कोई डिफरेंस नहीं है कि Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, हमेशा अंदर वाले से बाहर वाले पर चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो इसके लिए हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ को चार्ज का फ्लो होता है। अब हमें सिर्फ चेक ये करना है कि यहाँ ये जो शेल है, शेल की सरफेस पर कितना वोल्ट है, कितना पोटेंशियल है, और जो स्फीयर है इस पर कितना पोटेंशियल है। तो ध्यान दीजिए आप, मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, क्या पॉइंट? ए पॉइंट ऑन द स्फीयर, और दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं बी पॉइंट ऑन द शेल। अब हमें देखना वी ए और वी बी कितना है। पहले मैं वी बी फाइंड करता हूँ, वी बी फाइंड करता हूँ। बी पॉइंट पर एक तो पोटेंशियल है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द शेल, बाहर वाले खोखले गोले पे जो चार्ज है उसका अपना पोटेंशियल बी पर है। लेकिन इस बी पॉइंट पर अंदर जो रखा हुआ है स्फीयर, इसके पॉजिटिव चार्ज का भी इफेक्ट यहाँ बी पॉइंट पर पड़ेगा। तो बी पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो गए। एक तो हो गया पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन पॉजिटिव चार्ज प्लस potential due to plus q1 charge on the sphere of radius r1। पॉइंट बी पर दो वोल्टेज हो गए, पॉइंट बी पर दो वोल्टेज हो गए। कौन से दो वोल्टेज हो गए? देखो, पॉइंट बी पर दो वोल्टेज है। कौन सा? वी बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q2 ऑन इट। खुद इसके ऊपर जो चार्ज है Q2, इसका पोटेंशियल, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन इनर स्फीयर, इनर स्फीयर एट डिस्टेंस R2 डिस्टेंस पर। क्योंकि ये जो इनर स्फीयर है, ये पॉइंट बी पर भी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल क्रिएट करेगा। याद कीजिए, हम पहली एक फॉर्मूला शुरू में ड्राइव किया था हमने, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
चार्ज स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट, बस डिस्टेंस इस बार कितनी लेनी है, r2 के बराबर लेनी है। तो वीबी का पोटेंशियल कितना हुआ देखो, वीबी कितना हुआ, वीबी इज इक्वल्स टू वीबी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, खुद अपने चार्ज के कारण पोटेंशियल, जो खुद इस पर चार्ज है, रेडियस है इसकी r2, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस r2, ठीक है, प्लस अब ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी के लिए चार्ज ऑन द इनर स्फीयर ऑफ रेडियस r1, charge on the inner sphere radius r1, it behave as if the whole charge is concentrated at its center, not distributed all over the sphere। पूरे स्फीयर का चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये सेंटर पर रखा हो। तो यहाँ सेंटर पर चार्ज रखा है Q1, और इससे R2 डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R2। अब ये मत पूछना कि ये R2 क्यों ले रहे हो, जबकि चार्ज तो ले रहे हैं Q1 स्फीयर का चार्ज, तो फिर रेडियस R1 क्यों नहीं ले रहे। ये पूरा का पूरा पॉइंट बी के लिए ये पूरा चार्ज Q1 ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये चार्ज इस पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर कहाँ हो, इसके सेंटर पर इकट्ठा रखा हुआ है। तो पॉइंट चार्ज हो गया कितना, Q1, Q1 से R2 डिस्टेंस पर आपने फाइंड करना पोटेंशियल, ये रहा Q1 से R2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल ये हो गया। इसी तरह VA कितना होगा आपका, अब पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, खुद इसके अपने चार्ज का पोटेंशियल, खुद इसके अपने चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर VA, VA आपका बनेगा खुद अपना इसका पोटेंशियल जो अंदर वाला स्फीयर है Q1/R1 प्लस, और क्योंकि ये बाहर वाले शेल के अंदर रखा हुआ, बाहर वाले शेल के अंदर रखा हुआ है, तो फिर इस बाहर वाले शेल पर जितना भी इसके सरफेस पर पोटेंशियल है उतना ही हर जगह, यहाँ 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 हर जगह पोटेंशियल है बाहर वाले शेल का खुद अपने इसके चार्ज से। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, Q2/R2। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ आपका 1/4 एप्सिलॉन तो है, Q2/R2, Q2/R2, VB में आ रहा है Q1/R2, और VA में आ रहा है Q1/R1। देखिए केवल एक डिफरेंस है, Q1 के साथ यहाँ अपॉन में आ रहा है R2, और यहाँ Q1 के साथ अपॉन में आ रहा है R1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, आप इस पूरे इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो R1 इज स्मॉलर देन R2, R1 छोटा है इससे R2 से। तो जब R1 यहाँ छोटा है डिनोमिनेटर में, तो इसका सीधा मतलब हो गया VA इज ग्रेटर देन VB। VA VA की वैल्यू VB से ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि Q1 Q2 ये सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस आ रहा है कितना, ये Q2/R2, ये रहा Q2/R2, Q1 और ये R2 है, ये अपॉन में R1 है। तो यहाँ R1 छोटा है तो VA ग्रेटर देन VB, बाकी सब कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, हमेशा ही R1 छोटा ही तो रहेगा इस R2 से, चाहे Q1 Q2 की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, VA ग्रेटर देन VB। जब VA ग्रेटर देन VB है तो इसे दोनों स्फीयर्स को जोड़ने पर, अगर हम A और B पॉइंट को जोड़ दें, तो चार्ज का फ्लो होगा A से B की तरफ को, A से B की तरफ को ही होगा हमेशा, चार्ज का फ्लो अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ होगा, चाहे Q1 और Q2 की वैल्यू कुछ भी क्यों ना होती रहे, R1 R2 की वैल्यू कुछ भी क्यों ना होती रहे। इस फॉर्मूले में आप देखिए ध्यान से, कुछ भी वैल्यूज हो, R1 की वैल्यू तो R2 से छोटी ही होगी, चाहे Q1 Q2 में कुछ भी होता रहे, तो VA ग्रेटर देन VB रहेगा। तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल हमेशा बाहर वाले शेल के पोटेंशियल से ग्रेटर ही रहना है, और जब ग्रेटर रहना तो आप तार जोड़ दीजिए, ग्रेटर से लार्जर वोल्टेज से स्मॉलर वोल्टेज की तरफ फ्लो कर जाएगा। और बहुत ध्यान से आप समझिए इस बात को कि सारा ही फ्लो कर जाएगा, अगर यहाँ हल्का सा भी पॉजिटिव चार्ज बचा, हल्का सा ही पॉजिटिव चार्ज बचा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, जब सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, Q1 की वैल्यू जीरो हो गई, तो अब आप ध्यान से देखिएगा Q1 की वैल्यू यहाँ भी जीरो हो गई, तो ये पूरा फैक्टर खत्म,
यहाँ भी Q1 की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पूरा फैक्टर खत्म। तो VB कितना बनेगा, VB अब Q2 की बजाय कितना आ जाएगा, जब सारा का सारा चार्ज फ्लो कर गया Q1 से, Q1 चार्ज ए से स्फीयर से शेल पर फ्लो कर गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2, यहाँ कितना आएगा Q1 प्लस Q2। तब उस केस में V और VB दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि Q1 0 हो गया, तो ये दोनों, ये तो पूरा खत्म यहाँ से। और VB में भी Q1 प्लस Q2 बनेगा और VA में भी Q1 प्लस Q2 बनेगा। तो VB और VA दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट बी का पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब, जब सारा का सारा चार्ज Q1 फ्लो कर जाएगा कहाँ, बाहर के स्फीयर पर। जब तक यहाँ Q1 स्फीयर पर, अंदर वाले स्फीयर पर हल्का सा भी चार्ज है, देयर इज a little bit, if there is a little bit of charge, the potential of A is larger than potential of B, and the charge continue to flow from A to B.